मानव शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत संस्कृति के उद्विकास के सिद्धांत की चर्चा आज हम करेंगे कि किस प्रकार से संस्कृति का संवर्धन हुआ। कोई भी संस्कृति जड़ नहीं होती है, बल्कि उसमें परिवर्तन व गतिशीलता पाई जाती है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आवश्यकताओं के परिवर्तित होने एवं सामाजिक व प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन होने पर इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए संस्कृति में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए संस्कृति के गठन व मूल्यों में समय समय के साथ ही परिवर्तन होते हैं। मानवशास्त्री यह मानते हैं कि जो संस्कृतियाँ गतिशील नहीं होती हैं वे अक्सर विघटित हो जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। मानवशास्त्रियों ने प्रारंभ से ही संस्कृति के संवर्धन एवं विकास को ज्ञात करने के लिए प्रयास किया। इसमें सर्वप्रथम जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत उद्विकासवाद के सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उद्विकासवाद के अंतर्गत डार्विन ने सबसे पहले ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में उद्विकास के सिद्धांत को दर्शाया और उन्होंने उसे प्रकृति पर लागू किया और उसका सभी क्षेत्रों पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। उनकी पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इस उद्विकासवाद को डार्विनवाद भी कहा जाता है। सब मानवशास्त्रियों ने डार्विन के सिद्धांत से प्रेरणा लेकर उसे संस्कृति पर भी लागू किया और ये माना, बुद्धिजीवियों ने यह माना कि मानव सभ्यता के विकास को भी हम उद्विकासवाद के तरह से प्रकट कर सकते हैं। अर्थात उद्विकासवाद की मान्यता है कि संस्कृति का संवर्धन एक सीधी रेखा के रूप में होता है और एक निश्चित क्रम में होता है। ये निश्चित अर्थात संस्कृतियाँ भी कुछ निश्चित स्तरों से होकर ही गुजरती हैं। अर्थात सरलता से जटिलता की ओर, समानता से असमानता की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर होती हैं। जैसे भाषा, धर्म, परिवार, विवाह आदि को संपूर्ण समाज में देखा जा सकता है। विकासवादियों की ये मान्यता है कि मानव की मानसिक एकता एक ही है। अर्थात यदि मनुष्य को समान पर्यावरण मिले तो वे समान रूप से ही सोचेंगे। पर्यावरण की भिन्नता के कारण संस्थाओं के रूप अलग अलग रूप से आए। अतः जब जब भिन्न भिन्न स्थानों पर समान संस्कृति तत्व दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ यह लगा लिया जाता है कि समान परिस्थितियों में मनुष्य समान रूप से क्रियाएं करता है। जैसे कृषि का आविष्कार दक्षिण पूर्व में और दक्षिण पश्चिम एशिया और अमेरिका में साथ साथ हुआ। शून्य का आविष्कार हिंदू बेबीलोनिया में साथ साथ हुआ। कागज़ का निर्माण, छापे खाने का आविष्कार भी पूरब और पश्चिम में साथ साथ हुआ। ये उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि मानव में मानसिक एकता है, साइकिक यूनिट ऑफ मैनकाइंड है। इसी कारण संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुलों और प्रतिमानों में केवल पर्यावरण और परिस्थितियों के आधार पर ही असमानता पाई जाती है। अतः संस्कृति प्रारंभ में सरल और अंत में जटिल होती चली जाती है। इस सिद्धांत को मानने वालों में प्रमुख विद्वान हैं डार्विन, स्पेंसर, टॉयलर, मॉर्गन, हेडन आदि। इन्होंने उद्विकासवाद को डार्विन ने प्राणियों पर लागू किया, जबकि शेष विद्वानों ने समाज और संस्कृति पर लागू किया। मॉर्गन का मत है कि मानव जाति का इतिहास अपने उद्गम में एक है और प्रगति में भी एक ही है। मानव समाज और संस्कृति का उद्विकास सीधी रेखा में सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। मॉर्गन ने मानव समाज के 3 स्तर बताए हैं, उद्विकास के 3 स्तर बताए। पहला अरण्य, दूसरा बर्बरता, तीसरा सभ्यता। अर्थात प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्यम और उच्च स्तरों में बांटा है। अरण्य अवस्था में निम्न स्तर में मानव की उत्पत्ति हुई, फिर उसने आग जलाना सीखा और फिर उसने मछली का शिकार प्रारंभ किया। मध्य स्तर में उसने आग जलाना सीखा और मछली का शिकार प्रारंभ किया और उच्च स्तर में उसने तीर और धनुष का आविष्कार किया। समाज की दूसरी अवस्था बर्बर अवस्था है। बर्बर अवस्था के निम्न स्तर में बर्तन बनाने की कला का आविष्कार हुआ। मध्यम स्तर पर पशुपालन हुआ, कृषि कार्य प्रारंभ हुआ और उच्च स्तर में लोहे का प्रयोग होने लगा और लोहे को गलाकर हथियार और औजार बनाए जाने लगे।
तीसरी अवस्था सभ्यता की है। इसके निम्न स्तर में मानव ने भाषा का प्रयोग किया, लेखन कार्य प्रारंभ किया और इस समय व्यापार का भी विकास हुआ। मध्य स्तर पर फिर बड़े पैमाने पर व्यापार और मशीनों का उपयोग हुआ और उच्च स्तर पर आज की यूरोपीय और वैज्ञानिक सभ्यता है, जहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार मॉर्गन ने उद्विकास के सिद्धांत को विवाह, परिवार और नातेदारी के विकास पर भी लागू किया। उनका मत है कि एक विवाह का सबसे ऊंचा स्तर है, जो यौनाचार से प्रारंभ होकर समूह विवाह, बहुपति विवाह, स्वेच्छा से एक विवाह, बहुपत्नी विवाह के स्तरों से गुजरा है। तब जाकर के एक विवाह प्रथा प्रारंभ हुई। विवाह के अलावा परिवार में भी उन्होंने उद्विकास को दर्शाया है कि मातृपक्षीय, पितृपक्षीय और द्विपक्षीय स्तरों के रूप में परिवार का विकास हुआ। परिवार का उद्विकास भी 5 स्तरों से गुजरा है: रक्त संबंधी परिवार, समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। इसी प्रकार टॉयलर ने भी धर्म के क्षेत्र में उद्विकास को लागू किया। उनका कहना है कि धर्म का उद्विकास बहुदेववाद से एकदेववाद की ओर हुआ है, अर्थात आदिम धर्म में आत्मावाद में विश्वास किया जाता था और पूर्वजों की पूजा की जाती थी, अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और आगे चलकर एकेश्वरवाद का विकास हुआ। इसी प्रकार हेडन ने उद्विकासवाद को कला पर लागू किया और कहा कि कला का उद्विकास यथार्थवादी कला से संकेतवादी कला और रेखा चित्र की तरफ हुआ है। प्रारंभ में व्यक्ति पेड़, पशु, पक्षी और मानव के वैसे ही चित्र प्रदर्शित करता था जैसे वे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे उन्हें संकेतों एवं रेखाओं द्वारा चित्रित किया जाने लगा। प्रारंभिक उद्विकासवादियों ने सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को समझने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां थी और इस उद्विकासवाद की आलोचना की जाती है। कि आलोचना में सबसे पहले कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि समान संस्कृति तत्वों की उत्पत्ति के समान कारण रहे हों। ये आवश्यक नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक ही भौगोलिक पर्यावरण में भी भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ पनपी हैं। दूसरा, उद्विकासवादी ये मानते हैं कि समाज और संस्कृतियाँ कुछ निश्चित स्तरों से गुजरी हैं, परंतु ये बात भी सही नहीं है। आर्थिक विकास के क्रम में सभी समाज शिकारी अवस्था में रहे हों, पशुपालन में आए हों, कृषि औद्योगिक में से गुजरे हों, ये ज़रूरी नहीं है। ये क्रम बीच में से भी टूट सकता है, अर्थात 2 या 2 से अधिक क्रम भी साथ साथ चल सकते हैं। जैसे कई जनजातियां हैं जो कि कृषि भी करती हैं और पशुपालन भी करती हैं। इसी प्रकार कुछ जनजातियां उद्योगों में भी लगी हैं और कृषि में भी लगी हैं, अर्थात यह भी इसकी भी आलोचना की जाती है। तीसरा, उद्विकासवादियों की अध्ययन पद्धति आलोचनापूर्ण है, अर्थात वे सभी वैज्ञानिक आर्म चेयर माने जाते हैं, अर्थात उन्होंने कभी क्षेत्र में जाकर कार्य नहीं किया, इसलिए उन्होंने जो सिद्धांत बनाया है वह पक्षपात पर आधारित है। चौथा, उद्विकासवादियों ने प्रसार के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, जबकि संस्कृति हमेशा सीखी जाती है। जब लोग भिन्न संस्कृतियों के लोग संपर्क में आते हैं तो उनमें सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान भी होता है। इसीलिए यह भी एक उद्विकासवाद की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है। अतः इन कमियों को दूर करने के लिए नव उद्विकासवादियों का जन्म हुआ और उन्होंने संस्कृति का उद्विकास एक सीधी रेखा के रूप में नहीं मान करके एक दूसरी प्रकार की एक मार्गी सिद्धांत के स्थान पर बहुमार्गी सिद्धांत को बताया है। उन्होंने अनुव्रत रेखा के रूप में संस्कृति का सिद्धांत के विकास को बताया है। धन्यवाद।